इस संसार में हमेशा कुछ भी एक जैसा नहीं रहता, लेकिन महीने, साल और यहाँ तक कि दशकों बीत जाने पर भी रोजमर्रा की चीजों में होने वाले बदलाव को आंखों के सामने देखना सचमुच अचंभित कर सकता है। हद से ज्यादा माइनक्राफ्ट खेलने के नतीजे से लेकर 50 साल तक एक ही जगह पर पोस्टर लगाने तक, आइए आज हम आपको रूबरू कराते हैं समय की ताकत दर्शाने वाले कुछ और भी रोचक नजारों से। क्या आप बता सकते हैं आपका स्थानीय बार्बर अपने काम में माहिर है या नहीं? जवाब के लिए आप अपना ध्यान उस बार्बर की कटिंग पर नहीं, बल्कि सलून की घिसी हुई फर्श पर केंद्रित कीजिए। ये बार्बर इतने सालों से अपने ग्राहकों के बाल काटते आ रहा है कि समय बीतने के साथ उसकी चेयर के इर्द गिर्द जमीन की सतह घिस जाने के कारण एक पूरा घेरा सा बन गया है। और ये दिक्कत दुनिया के लगभग सभी बार्बर्स को झेलनी पड़ती है। जमीन पर चाहे लैमिनेट, टाइल्स, यहाँ तक कि मेटल शीट का भी यूज किया जाए, फिर भी बार बार उसी जगह पर खड़े होकर काम करने के कारण उनकी कुर्सी के इर्द गिर्द की फर्श घिसी जाती है। लेकिन एक बुजुर्ग महिला को जल्दी पता चल गया कि हद से ज्यादा इस्तेमाल के कारण सिर्फ सलून की फर्श ही नहीं घिसती। 1960 के दशक में जब वे अपने इस घर में शिफ्ट हुई तो उन्होंने बेडरूम पर चटक लाल रंग की एक कालीन बिछा दी। करीब 60 साल बीत जाने के बाद जब उन्होंने उस बेड को पहली बार सरकाया तो कालीन के दो अलग अलग रंग देखकर वो हैरान रह गईं। बेड के इर्द गिर्द का कालीन घिसकर एकदम हल्के गुलाबी रंग का हो गया था, लेकिन बेड के नीचे वाला कालीन इतने सालों के बाद भी एकदम सुर्ख लाल रंग का था। कालीन पर सालों साल चलने के कारण उसका रंग एकदम से उड़ गया था और आप देख सकते हैं कि कॉर्नर के आसपास अभी भी लाल रंग की कुछ झलक सी देखी जा सकती है। मान गए भाई, किसी घिसी हुई कालीन का इससे अच्छा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है। वैसे अपनी फर्श को देखकर चकरा जाने के मामले में वो बुजुर्ग महिला अकेली नहीं है। जैसे इस तस्वीर को ले लीजिए, किसी नए घर में शिफ्ट होने की तैयारी कर रही इस फैमिली ने जब जमीन पर 16 साल पहले बिछाई गई एक कालीन उठाई तो ये नज़ारा सामने था। जाहिर है कालीन के इर्द गिर्द की फर्श को फैमिली ने जम कर रगड़ा था, लेकिन जमीन का रंग फीका पड़ने में धूप का भी अच्छा खासा हाल था। फोटो डिग्रेडेशन कही जाने वाली इस प्रक्रिया में सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट तरंगे चीजों में मौजूद रंगों के रासायनिक बंधन को तोड़ देती हैं, जिससे खुली हुई सतहों का रंग फीका पड़ने लग जाता है। इसीलिए पेंट और लकड़ी के समय पर चमकीले वार्निश की एक परत डाली जाती है ताकि चीजों का रंग उड़ने की प्रक्रिया को धीमा किया जा सके। लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया है कि वार्निश के बावजूद वैन गॉग की द सनफ्लावर्स जैसी कुछ मशहूर पेंटिंग्स का रंग रोशनी के चलते समय के साथ फीका पड़ता जा रहा है। इन खूबसूरत पंखुड़ियों का रंग शुरुआत में एकदम चटक पीला हुआ करता था, लेकिन 140 साल पहले तैयार होने वाली इस पेंटिंग का रंग समय बीतने के साथ धीरे धीरे भूरा और मटमैला सा होता जा रहा है। इसका कारण है 1800 के दशक में यूज होने वाले पेंट्स की डाई में सल्फेट की उच्च मात्रा। ये सल्फेट धूप में मौजूद यूवी तरंगों को किसी स्पॉन्ज की तरह सोखते हैं, जिससे पेंट में मौजूद केमिकल्स ऑक्सीडाइज होने के कारण उनका रंग कैनवस पर भूरा नजर आता है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि इस समस्या का कोई इलाज नहीं है। खैर, जैसे संसार में कुछ भी नहीं टिकता, वैसे एक दिन शायद ये पेंटिंग भी नहीं बचेगी। लेकिन धूप के कारण सिर्फ कालीन, लकड़ी के सामान और पेंटिंग वगैरह ही नहीं पुराने होते। और तो और अमेरिका के बेचारा ट्रक ड्राइवर इस बात का जीता जागता सबूत है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उसके चेहरे का एक भाग दूसरे भाग से कहीं ज्यादा बूढ़ा नजर आ रहा है। असल में जिंदगी के 28 साल ट्रक ड्राइविंग में बिता देने के कारण इन जनाब को यूनिलैटरल डर्मोहिलियोसिस हो गया था। जो नहीं जानते उनको बता देंगे, इस बीमारी में हानिकारक यूवी तरंगों के कारण चेहरे का एक भाग थोड़ा डल हो जाता है। ट्रक चलाते वक्त खिड़की से आने वाली धूप इनके चेहरे के एक साइड को प्रभावित करती थी। सालों साल ऐसा होने पर चेहरे की लेफ्ट साइड की त्वचा यूवी रेज के कारण डैमेज हो गई, जिससे वो राइट साइड के मुकाबले बेहद झुर्रीदार नजर आने लगा। मेरे हिसाब से अपने 28 साल लंबे करियर की आधी दूरी तय करने के बाद उसे इंग्लैंड शिफ्ट हो जाना चाहिए था भाई, क्योंकि वहां पर रोड के लेफ्ट साइड गाड़ी चलाने से उसके दोनों हिस्से एक जैसे हो जाते। पर ऐसा नहीं है कि वक्त की मार सिर्फ हमारे चेहरे पर ही नजर आती है, बल्कि शरीर का एक अंग ऐसा भी है जो कि उम्र बढ़ने के साथ बड़ा हो जाता है। इससे पहले कि आप सबका दिमाग गलत कमेंट में जाए और आप उल्टा सीधा लिखे, मैं बता दूं कि ये वो अंग नहीं जो आप सोच रहे हैं। मैं तो आपके हाथों की बात कर रहा हूँ भाई। हमारे हाथ गठिया से होने वाली सूजन या वजन बढ़ने जैसी कई अलग अलग कारणों के चलते बड़े हो सकते हैं। इससे कोई खास दिक्कत तो नहीं होती, बस आपने उंगली में कोई अंगूठी ना पहन रखी हो। जैसा कि इन बुजुर्ग को एहसास हुआ, इन्होंने अंगूठे के टाइट हो जाने के चलते पिछले 55 सालों से उसे उतारा ही नहीं था। अंत में जब उन्होंने अंगूठी को काट कर उतारा तो उंगली पर अंगूठी का गहरा निशान बन चुका था। उम्र बढ़ने के साथ हमारी स्किन लचीली होती जाती है, जिसके चलते अंगूठी हटने के बाद भी वो निशान अब चमड़ी पर सदा के लिए बना रहेगा। अब अगला नंबर है मजेदार खेल टेदर बॉल का। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि टेदर बॉल के इस खेल में किसी खंबे में रस्सी से लटकती हुई एक बॉल को लोग इधर उधर फेंक कर आपस में खेला करते हैं। टेदर बॉल के ज्यादातर सेटअप में गेंद को रस्सी से पोल पर बांधा जाता है, लेकिन इस अजीब व गरीब सेटअप में रस्सी नहीं बल्कि एक जंजीर का इस्तेमाल किया गया।
सालों साल रगड़ खाने के चलते और कई खेलने वालों को चोट पहुंचाने के बाद जंजीर ने खंबे की सतह पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। लेकिन मेरे हिसाब से जंग और धारदार मेटल के इस ढेर को टेथर बॉल की जगह टिटनेस बॉल कहना ज्यादा सही रहेगा भाई। माना कि इस बॉल को हिट करना सही नहीं रहेगा, पर नीचे दिखाई दे रहे लाइक और सब्सक्राइब बटन को आप हिट कर ही सकते हैं। ऐसा करने से आपको टिटनेस होने का जरा भी खतरा नहीं है, तो बटन दबाने में आपका क्या नुकसान है भाई। आइए अब अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं। हम सभी ने कभी न कभी अपने घर की दीवारों पर गलती से कोई सुराख जरूर बनाया होगा, जिससे नीचे मौजूद पेंट की लेयर साफ नजर आने लगी होगी। लेकिन जब इस बंदे ने गलती से अपने कमरे के कोने में एक सुराख बना दिया, तो मानो उसने घर का पूरा इतिहास ही खोज कर रख दिया हो। हर लेयर बताता है कि इस कमरे को कितनी बार पेंट किया गया था। सारे लेयर को गिन पाना तो बहुत मुश्किल है, पर मैं 22 अलग अलग लेयर तो एकदम साफ गिन सकता हूँ। पेंट की हर परत कुछ ना कुछ जगह जरूर लेती है, और आपको एहसास होता है कि जब भी आप कमरे की पुताई करते हैं तो उसका साइज थोड़ा सा घट जाता है। पर समय की मार सिर्फ उस कमरे के कॉर्नर पर ही नजर नहीं आती। जैसे अजीब से शेप वाले इस पत्थर पर एक नजर डालिए, देखकर लगता है कि ये पत्थर बहते हुए पानी में काफी समय बिता चुका है, पर असल में ये एक सिंडर ब्लॉक है जो कई सालों से समुद्री धाराओं में बहकर इधर उधर भटक रहा है। पानी का जबरदस्त दबाव और समुद्र में मौजूद दूसरी चीजों से टकराने के चलते समुद्र में गिरने वाली लगभग हर चीज एकदम घिस जाती है। अंत में पत्थर और खनिज इतने छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाते हैं कि आगे चलकर वे बीच बनाने वाली बालू के कणों में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन सारी रेत एक जैसी नहीं होती। करीब 100 साल पहले कैलिफोर्निया के फोर्ट ब्रैग में रहने वाले लोग अपनी कमाल की तटरेखा को कचरा फेंकने की साइट की तरह इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज वो सारा का सारा कांच एकदम महीन चिकने टुकड़ों में तब्दील होकर तट पर इकट्ठा हो गया है, जिससे हमें चमकते हुए कांच की एक बीच नजर आती है। वाह भाई, इस बीच ने तो सेंस ऑफ टाइम वाली कहावत को एकदम बिल्कुल नया मतलब दे दिया। आइए अब फोर्ट ब्रैग के चमचमाते तटों से काफी दूर चलते हैं, न्यूयॉर्क की गंदी सड़कों की ओर। शहर का आसमान तो बहुत ही खूबसूरत नजर आता है, पर शहर में लगने वाले ट्रैफिक जाम, फैक्ट्रीज और घरों से निकलने वाले धुएं ने वहां की शानदार बिल्डिंग्स का लुक एकदम से बदरंग बना दिया है। और आप पूछेंगे कि आखिर कितना बदरंग? अंदाजे के लिए मैनहट्टन में स्थित इन अपार्टमेंट्स पर एक नजर डालिए, जहां हाई पावर प्रेशर पाइप के जरिए कालिक से ढक चुकी दीवारों की सफाई चल रही है। जी हाँ, काले डामर से दिखने वाली ये दीवारें असल में क्रीम कलर की हैं। भले ही स्थिति गंभीर हो, पर न्यूयॉर्क प्रदूषित हवा की समस्या से जूझने वाला दुनिया का इकलौता शहर नहीं है। इंग्लैंड में स्थित मैनचेस्टर शहर भी 1960 के दशक में कुछ इसी तरह काले की परत तले ढका रहता था, जिसके बाद सरकार को क्लीन एयर एक्ट नामक कानून लाना पड़ा। उसके बाद बिल्डिंग की सफाई करके 80 साल के जमा कालिक को हटा दिया गया, जिससे उनका चमकता हुआ असली रूप सामने आ गया। न्यूयॉर्क भी शहर के वायु प्रदूषण को 40% कम करना चाहता है, वो भी साल 2030 तक। पर शहर में स्थित बिल्डिंग्स शायद उसके बाद भी ऐसी कालिक से पुती हुई नजर आती रहेंगी। कालिक की बातें बहुत हो गई, अब समुद्र की तरफ वापस चलते हैं। समुद्र की नमकीन हवा में कुछ ऐसी बात होती है कि बहुत से लोग उससे ताजगी महसूस करते हैं, पर यह हवा बेहद विनाशकारी भी होती है। यकीन नहीं होता तो जरा इस कमाल के कंपैरिजन पर बस एक नजर डालिए। इनमें से एक हैंडल दरवाजे के अंदर की तरफ है, वहीं दूसरा दरवाजे के बाहर है, जो वर्षों से समुद्री हवा की मार झेल रहा है। बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा वाला हैंडल बाहर है और कौन सा अंदर। ये डैमेज समुद्री हवा के साथ बहकर आने वाले नमक के कणों से होता है, जो कि बहुत ही कोरोसिव या संक्षारक व्यसन होते हैं। यह हवा रास्ते में आने वाली किसी भी धातु को नहीं छोड़ती और उसकी सतह पर नमक की एक परत जमा कर उसे कमजोर बना देती है। ये देखकर लग रहा है कि इस मामले में समय और प्रकृति दोनों ने बिल्कुल मिलजुल कर काम किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह समय की मार झेलने वाली इकलौती हैंडल है। बच्चों के साइंस म्यूजियम में काम करने वाले एक वर्कर ने पाया कि एक पुरानी हैंडल और उसके नई रिप्लेसमेंट के बीच कितना जमीन आसमान का अंतर था। सालों साल से बच्चे और सफाई कर्मी इस सैंडल को रगड़ते चले आ रहे होंगे और 15 साल बाद उसकी हालत ऐसी हो गई कि अब टूटी या तब टूटी। पर यह हैंडल आखिर किस चीज से जुड़ी हुई थी जो लोग उसे इतना ज्यादा इस्तेमाल करते थे? क्या ये किसी कैंडी मशीन की हैंडल थी या टॉयलेट के फ्लश की? किसी भी चीज की रही हो, पर इसे इस कदर जम के इस्तेमाल किया गया कि बेचारी अब इस्तेमाल लायक ही नहीं बची। वो हैंडल तो चलो वाजिब इस्तेमाल के कारण घिसी थी, पर इससे घिसने के लिए इडियट्स ही पूरी तरह से जिम्मेदार थे। किसी आईकिया शोरूम में लगे इस नकली दरवाजे पर बने ढेर सारे स्क्रैच मार्क साबित करते हैं कि भद्दी प्रिंटिंग वाली ये हैंडल सालों साल से आखिरकार कितने ज्यादा लोगों को बेवकूफ बनाती चली आ रही है। मैं तो कहूंगा इससे साबित होता है कि समय बड़े से बड़े बुद्धिमान को भी कभी न कभी इडियट जरूर बना देता है। अब नंबर एक ऐसी चीज का जिसमें थोड़ा सा रहस्य भी शामिल है। ये खंभा और इसे सपोर्ट करने वाली बीम किसी का रास्ता नहीं रोकते, फिर भी लोग उसके किनारे से घूमकर चले जाते हैं, जिससे समय के साथ एक असली रास्ते के बगल में एक दूसरा रास्ता बनकर तैयार हो गया। पर लोग ऐसा आखिर क्यों करते थे?
हो सकता है लोग किसी अंधविश्वास के चलते खंबे के नीचे से नहीं बल्कि उसके किनारे से घूमकर जाते रहे हों, या शायद कई लोग एक साथ जा रहे हो जिनमें से एक आध को खंबे के उस पार से घूमकर जाना पड़ा हो। या हो सकता है कि इस बस्ती में ट्रेलर पार्क गर्ल्स की संख्या कुछ ज्यादा ही हो, क्योंकि एमिनेम की मशहूर कहावत तो आप जानते ही होंगे, दे गो अराउंड द आउटसाइड। इसके अलावा तो मेरे मन में कोई आइडिया नहीं आ रहा भाई। आपको क्या लगता है ये दूसरा रास्ता क्यों बनकर तैयार हुआ? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपना जवाब जरूर बताएं। अपने काम में जरा भी माहिर कोई भी शेफ बता देगा कि एक अच्छा चाकू उसके किचन में मौजूद सबसे महत्वपूर्ण औजारों में से एक होता है, लेकिन चाकुओं की धार को हमेशा बरकरार रखने के लिए धार को समय समय पर किसी सख्त सतह पर रगड़कर तेज करना होता है। इस पुरानी चाकू को उस जैसी एकदम नई चाकू से मिलाकर देखने से अंदाजा होता है कि धार तेज करने की प्रक्रिया में ब्लेड का कितना ज्यादा हिस्सा चला जाता है। दुनिया भर के कमर्शियल किचन में यह नजारा एक बहुत ही आम बात है, लेकिन मिचेलिन स्टार शेफ मोरिमोटो जैसे कुछ पेशेवर लोगों की चाकू की ये हालत तो महज 3 ही साल के इस्तेमाल में इतनी पतली हो जाती है। वाह भाई वाह, क्या कमाल का कटिंग कंपैरिजन है। काटने की बात चलिए तो पूछ लेता हूँ, आपको इन चीजों को काम करते हुए देखने का सौभाग्य कभी प्राप्त हुआ है क्या? किसी खतरनाक टॉर्चर डिवाइस जैसी दिखने वाली ये चीज असल में एक ट्राइकोन ड्रिल है। सख्त धातु के दांतों वाली ये ड्रिल जमीन में गहरे सुराख बनाती है और उत्पन्न होने वाले मलबे को रास्ते से हटाकर और भी गहराई की तरफ बढ़ाती जाती है। इससे सुराख बनाकर जमीन में छुपे खनिज तेल और दूसरे बेशकीमती रिसोर्सेज खोजने में बड़ी मदद मिलती है। लेकिन पत्थरों की कटाई करते वक्त इन ड्रिल्स पर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त दबाव पड़ता है। जरा इस ड्रिल के इस्तेमाल से पहले और बाद की हालत देखिए, वो भी सिर्फ एक बार इस्तेमाल किए जाने के बाद इसका रंग पूरी तरह से उतर गया और सारे के सारे दांते पूरी तरह से घिसकर बराबर हो चुके हैं। ऐसा लगता है मानो ये ड्रिल धरती के एक सिरे से दूसरे सिरे तक खुदाई करके फुर्सत हो गई, पर असल में इसने सिर्फ 388 फीट ही खुदाई की थी। पर शर्ट कही जाने वाली वो क्रिस्टलाइन चट्टानें बहुत ही ज्यादा सख्त थीं। बता दें ये ड्रिल बड़ी ही महंगी आती है। टंगस्टन, कार्बाइड या स्टील जैसी मजबूत और बेहद सख्त चीजों से बनी इन ड्रिल्स पर प्राकृतिक डायमंड की कटिंग होती है और इसके एक पीस की कीमत करीब $10,000 होती है। बाप रे, कोई महज एक सुराख बनाने के लिए इतने पैसे क्यों खर्च करेगा मेरे भाई? समय के चलते एक और जहाँ कुछ चीजें घिसकर खत्म हो जाती हैं, वहीं दूसरी कुछ चीजों का भंडार सा इकट्ठा हो जाता है। जैसे डोनोर से नीदरलैंड में स्थित एक दीवार पर जमा स्प्रे पेंट की इन लेयर्स को ही ले लीजिए। ग्रेफिटी आर्ट के किसी असीमत भंडार जैसी ये जगह 1970 के दशक से ही इस कला का शौक रखने वालों को आकर्षित करती आ रही है। करीब 40 सालों बाद दीवार पर इतना ज्यादा पेंट जमा हो चुका है कि आप उसे किसी पपड़ी की तरह हटाकर नीचे मौजूद साल दर साल जमा होने वाले पेंट की परतों को एकदम साफ देख सकते हैं। अगर माना जाए कि हर साल दीवार पर पेंट की 2 या 3 नई परतें चढ़ती थी, तो उस हिसाब से ये क्रॉस सेक्शन करीब 1984 का है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि साल 2001 के आसपास गुलाबी रंग ने इतनी ज्यादा जगह क्यों घेर रखी है? क्या किसी ने ग्रेफिटी के ऊपर पुताई करने की कोशिश की थी, या किसी ने दीवार पर ढेर सारा च्युइंगम चिपका दिया था? आपके हिसाब से क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। लेकिन 70 के दशक में सिर्फ स्प्रे पेंट ही नहीं पॉपुलर हुआ करता था। ये वो जमाना था जब बड़ी तादाद में पर्चे छपवा कर उन्हें जगह जगह चस्पा करने का मार्केटिंग चलन एकदम अपने चरम पर था और पर्चे छपवाने की ये क्रांति अभी नहीं रुकी है, जैसा कि बर्लिन में स्थित पोस्टरों से ढका हुआ ये खंबा गवाह है। किसी नेक बंदे ने टाइम निकालकर पोस्टर्स की मोटी परत में एक सुराख बनाया, जिससे पता चला कि खंबे की ज्यादातर चौड़ाई तो असल में परत दर परत चिपके कागज से बनी थी। लोग बिना पुराना पोस्टर उखाड़े ही उस पर अपना पोस्टर चिपकाते चले आ रहे हैं, जिससे पूरी उम्मीद है कि इस मोटे लेयर के अंदर 70 और 80 के दशक में छापे गए पोस्टर भी जरूर मौजूद होंगे। यानी कि इस खंबे पर 50 साल से छपते चले आ रहे पोस्टर जमा है। समय वाकई कुछ भी कर सकता है भाई। आप ये बताएं, आपके ऑफिस में अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन बनाना आपके लिए बहुत जरूरी होता है, पर इन जनाब ने इस सलाह को शायद कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। अमेज़न में काम करने वाले इस बंदे का आईडी कार्ड करीब 1 साल तक प्लास्टिक कवर में रखा था, लेकिन प्रोटेक्टेड होने के बावजूद बिना लेमिनेशन वाला कार्ड प्लास्टिक से चिपका हुआ था और धीरे धीरे उसकी इंक कार्ड कवर पर ट्रांसफर हो गई, जिससे उस पर उसकी एक तस्वीर छप गई। अमेज़न वाले कितना ज्यादा पैसा कमाते हैं। अरे यार, अपने वर्कर्स को एक अच्छी क्वालिटी का आईडी कार्ड भी प्रोवाइड नहीं करवा सकते क्या? खैर, इसका जवाब तो ये फोटो देखकर एकदम साफ हो गया। वर्कर्स की बात चली है तो ऊबर कंपनी के बेहतरीन वर्क फोर्स का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता। ऊबर की गाड़ियां चलाने वाले ज्यादातर ड्राइवर पार्ट टाइम काम करते हैं और हफ्ते में औसतन 10 घंटे ही सवारी ढोते हैं। वहीं फुल टाइम करने वाले कुछ ड्राइवर हफ्ते में 35 घंटे तक गाड़ी चला लेते हैं। पर एक ड्राइवर ऐसा है जो अपने काम को शायद उससे भी ज्यादा समय देता है। यकीन ना हो तो उसका सेंटर कंसोल ही देख लीजिए, जिस पर उसकी कोहनी के निशान बन चुके हैं। लेकिन जब वो कोहनी को कंसोल पर रखता होगा तो सतह की उखड़ती हुई पपड़ी उसकी
आपकी त्वचा में चुभती जरूर होगी, है ना। शुक्र हो कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी का। मुझे तो याद ही नहीं कि पिछली बार किसी चीज की पेमेंट के लिए मैंने सिक्के कब यूज किए थे, लेकिन अगर मैं अपने सारे सिक्कों को अपनी जेब में डालकर अगले 60 सालों के लिए छोड़ दूं तो पक्का है कि वे इस तरह से दिखने लगेंगे। सिक्के पर नजर आ रही हल्की सी आकृति देखकर आप बता सकते हैं कि ये चमकीला सिक्का असल में एक पुराना सिल्वर डॉलर है। ये सिक्का रेडिट कोडी DH11 के दादाजी का था और वे दावा करते हैं कि ये साल 1952 से उनकी जेब में ही पड़ा हुआ था। उनके दादाजी ने उस साल आर्मी छोड़ी थी और इमोशन के नाते सिक्के को अपने साथ रखने लगे। प्लस ये सिक्का नए लोगों से बातचीत शुरू करने में भी काफ़ी मददगार साबित होता था। लेकिन साल 2013 आते आते ये सिक्का इस कदर घिस गया था कि उसके हेड और टेल में कोई भी ज़रा भी अंतर नहीं बता सकता था। पर इससे ज़्यादा अचंभित तो मैं इस बात से हूँ कि इतनी मामूली सी चीज़ को कोई 60 सालों तक कैसे बचा कर रख सकता है। आपका तो पता नहीं, पर मैं तो अपने हर दूसरे हफ्ते अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह गुम करता रहता हूँ। अब पेश है समर्पण की एक ऐसी मिसाल जिसे देखकर आपका दिल पिघल जाएगा। ये एक ऐसे शख्स की बेंच है जो कि बिल्लियों से बहुत प्रेम करता है और उसकी बिल्ली अंगड़ाई लेते वक्त बेंच के सिर्फ एक ही पाइप पर खरोंच मारती है। इन खरोंचों को देखकर साफ लगता है कि ये सब कुछ एक दिन का नहीं बल्कि सालों की मेहनत का नतीजा है। बता दें कि बिल्ली ने पाए की हालत करने के लिए पूरे 10 साल तक मेहनत की है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस दौरान बेचारी बिल्ली के पंजे में फांस के कितने ज्यादा टुकड़े फंसे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके सामान के साथ साथ आपके दिलों पर अपनी छाप छोड़ जाने के मामले में बिल्लियां अकेली हैं। मिलिए इस प्यारे से कुत्ते कॉब से, जिसके मालिक बाहर जाते वक्त उसे घर के पीछे वाले आंगन में छोड़ जाते हैं। उनके वापस आने पर कॉब जैसी कार की आवाज सुनता है वो दौड़कर दरवाजे के मैट पर पैर रगड़ने लगता है, ठीक इन जनाब की तरह। कितना क्यूट है ना। कॉब अपना ये प्यारा सा फुट डांस इतने सालों से करता चला आ रहा है कि डोरमेट पर जिस जगह वो अपने पंजे रगड़ता है मैट का वो हिस्सा घिस कर एकदम चिकना हो चुका है। मुझे तो कुत्ते पर बड़ा प्यार आ रहा है भाई। देखिए, आपने तो रोना भी शुरू कर दिया क्या? कुछ लोग कुत्ता देखते ही उसे सहलाने लगते हैं, भले वो किसी पैनल पर बना नकली ही कुत्ता क्यों ना हो। पीतल पे की गई नक्काशी प्राग शहर में स्थित सेंट जॉन ऑफ नेपोमुक की मूर्ति के नीचे देखी जा सकती है। पीतल में मौजूद तांबे के हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पर पीतल पर एक काली सी परत जम जाती है जो धातु को आगे और भी ज्यादा संक्षारित होने से बचाती है। पर उस काली परत के बावजूद लोग इस पैनल पर नजर आ रहे कुत्ते को सहलाए बगैर नहीं रह पाते और लोगों का मानना है कि ऐसा करने से वो दोबारा कभी न कभी प्राग लौटकर जरूर आएंगे। लोगों द्वारा लगातार सहलाए जाने के कारण कुत्ते पर वो काली परत नहीं जमने पाई और वो आज भी एकदम साफ चमचमाता है। लेकिन लोगों की इस हरकत का नतीजा हमेशा एक सा नहीं होता। मेरा इशारा है यूटा के सियोन नेशनल पार्क में खड़ी इस बेचारी की तरफ। देखिए तो सही, छिछोरों ने उसके निपल्स का क्या हाल कर दिया है। इसी तरह म्यूनिख में स्थित इस स्टैच्यू के सीने को भी लोगों ने खूब सहलाया, इस उम्मीद में कि प्यार के मामलों में उनकी किस्मत चमक जाएगी। पर ऐसा करते वक्त मुझे तो सच में बड़ी शर्म आती मेरे भाई। पर पीतल के सभी स्कल्पचर्स एक जैसे नहीं दिखते और गिसे पेनोनी ने अपनी कलाकृति के जरिए ये बात साल 1968 में ही साबित कर दी थी। इटालियन भाषा में इसका नाम कॉन्टिन्यूएरा क्रेशर ट्रेन के एनेक्विल पुंटो है। इटालियन भाषा नहीं जानते ना, तो बता दूं कि इस नाम का मतलब ये हुआ कि ये बड़ा तो होगा लेकिन इस पॉइंट पर नहीं। पेनोनी ने पीतल से अपने हाथ का एक सांचा बनाकर उसे एक छोटे पेड़ के तने पर फंसा दिया। वो पेड़ कई दशकों से बड़ा और मोटा होता चला आ रहा है, पर जैसा कि स्कल्पचर के नाम से ही साबित होता है, पेड़ का तना आज भी पेनोनी की मजबूत पकड़ से आजाद नहीं हो पाया है। देखकर लगता है कि मानो ये पीतल का हाथ पेड़ की छाल को अपनी तरफ खींच रहा हो। भले ही इस पीस को पूरी तरह से बनकर तैयार होने में 30 साल लग गए हों, पर इस बात पर कोई दो राय तो हो ही नहीं सकती कि ये कला के सबसे सदाबहार नमूनों में से एक है। लेकिन सारे पेड़ इंसानों की मर्जी के मुताबिक ही बड़े नहीं होते, जैसा कि इन चीजों के बेचारे मालिकों को अच्छी तरह से एहसास हो गया। मानो पेड़ ने आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों को निगल लिया हो। पर आपको बता दें कि ऐसा देखते देखते रातों रात नहीं, बल्कि ये प्रक्रिया कई दशकों में जाकर पूरी हुई। वृक्षों की उम्र बढ़ने के साथ ही उनका तना भी सबसे कम प्रतिरोध वाली दिशा में बढ़ता है, यानी ऊपर की ओर और बाहर की तरफ। लेकिन अगर पेड़ों की बढ़त के रास्ते में कोई अड़चन आए तो वे अचानक से पैर उगाकर दूसरी जगह तो जा नहीं सकते, है ना ही ऐसे साइन बोर्ड्स को उखाड़ कर फेंक सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए पेड़ अक्सर अड़चनों के बगल, ऊपर या उनके आर पार होते हुए अपनी बढ़त जारी रखते हैं। अब इस पेड़ को ले लीजिए जो बढ़ते हुए अपने रास्ते में आने वाली एक जाली वाली फेंस को पूरी तरह से निगल गया, जिससे उस पेड़ के थाने पर आज भी जालीदार पैटर्न देखा जा सकता है। किसी को टिक टैक टो खेलना हो तो आ जाओ मेरे भाई।
कुछ लोग मानते हैं कि माइनक्राफ्ट खेलने से कभी किसी का मन नहीं भर सकता। बेहद मजेदार माने जाने वाले ये गेम दुनिया के आज तक के सबसे ज्यादा बिकने वाले गेम्स में से एक है। लेकिन ये गेम कितना भी पॉपुलर हो, पर इतना तो जाहिर है कि इस आईपैड के मालिक जैसे लोग इसे जरूरत से कुछ ज्यादा ही खेलते हैं। किसी इंद्रधनुष जैसे देखने वाले ये धब्बे गंदगी के कारण नहीं, बल्कि स्क्रीन पर पड़ने वाले दबाव के कारण बने। किसी ग्लास टच स्क्रीन पर लगातार बार बार एक ही जगह पर दबाव पड़ने से नीचे मौजूद एलसीडी चिपक जाती है और एलसीडी के क्रिस्टल शिफ्ट होने से उनके द्वारा रिफ्लेक्ट किए जाने वाली रोशनी का रंग भी बदल जाता है और दबाव बढ़ने के साथ साथ इन धब्बों का आकार भी बदलता जाता है, बिल्कुल इस तरह। यानी खेलने वाला या तो स्क्रीन को कुछ ज्यादा ही जोर से दबा रहा था या हद से ज्यादा गेम खेला करता था। भले ये माइनक्राफ्ट जितना पॉपुलर ना हो, पर सुडोकू भी अपने आप में एक बेहद लोकप्रिय गेम है। कम से कम इस आईपैड का मालिक तो इसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता है भाई। स्क्रीन पर नजर आ रही थैले धब्बों की ये कतारें अपने गैजेट को साफ सुथरा रखने के शौकीन किसी भी शख्स की नींद उड़ा सकती है, लेकिन उस माइनक्राफ्ट वाले आईपैड की तरह इन धब्बों को भी साफ नहीं किया जा सकता। कुछ स्मार्टफोन्स और टैबलेट की स्क्रीन पर ओलियोफोबिक कोटिंग कही जाने वाली एक परत चढ़ी होती है जो स्क्रीन को बेहद स्मूथ बनाती है, उस पर उंगलियों के धब्बे नहीं पड़ने देती। लेकिन सुडोकू जैसे गेम्स खेलने से जब स्क्रीन पर एक ही जगह पर बार बार दबाव पड़ता है तो अक्सर उन जगहों पर ये परत घिस जाती है। वाह भाई, हमारी उंगलियां तो समय के साथ साथ स्क्रीन पर परमानेंट सुडोकू बना सकती हैं। माना कि मशहूर रोल प्लेइंग गेम डंजन्स एंड ड्रैगन्स भले ही पूरी तरह से कल्पना पर आधारित हो, लेकिन उसके भी कई कंपोनेंट समय के साथ घिस जाते हैं। सबसे पहले 1974 में रिलीज होने वाले इस मशहूर बोर्ड गेम में खिलाड़ी कई मुखड़ों वाले पासे फेंक कर अपनी किस्मत का फैसला करते हैं। जब ये नए पासे थे तो इनकी कगर एकदम नुकीली हुआ करती थी, पर इनका मालिक गेम का इतना बड़ा फैन निकला कि खेल खेल कर पासे की शक्ल ही बदल डाली। 20 मुखड़ों वाला ये पासा, जिसे D20 भी कहा जाता है, इसका मालिक 30 साल से भी ज्यादा लंबे समय तक गेम खेलने के लिए इस्तेमाल करता आ रहा है। तो अब इन पर लिखे नंबर भी बड़ी मुश्किल से नजर आते। मैं तो कहूंगा अब इन्हें पासे की तरह नहीं बल्कि कंचे की तरह इस्तेमाल करना ज्यादा सही रहेगा। गणित और विज्ञान जगत की बात की जाए तो ये बात किसी से नहीं छुपी कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हमेशा से मर्दों का ही बोलबाला रहा है। आज भी अमेरिका की कुल इंजीनियरिंग वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 14% है। यह आंकड़ा इतना कम है कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे, पर यकीन मानिए ये सच है। सबूत के तौर पर इस इंजीनियरिंग कॉलेज में स्थित महिला और पुरुष बाथरूम के दरवाजों पर एक नजर डालिए। मेल टॉयलेट के दरवाजे का पेंट ज्यादा इस्तेमाल के कारण एकदम घिस चुका है, पर महिला शौचालय के एकदम नए जैसे दरवाजे देखते ही साफ हो जाता है कि उसे कभी कभार इस्तेमाल किया जाता है। इस कॉलेज में महिलाओं की संख्या वाकई बढ़ाई जानी चाहिए मेरे भाई। क्या आप ये जानते हैं कि अमेरिका भर में कुल मिलाकर 78,000 से भी ज्यादा पिज्जा रेस्टोरेंट मौजूद हैं। यहाँ एक और उन सभी में मार्केट का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा पानी की होड़ सी लगी हुई है, वहीं एक रेस्टोरेंट उन बाकियों से एकदम अलग है। काउंटर पर पिज्जा का इंतजार करते लोगों के पैरों तले सालों रगड़ खाने के कारण रेस्टोरेंट की फर्श घिस गई है, जिसके कारण नीचे की पुरानी डिजाइन नजर आने लगी। इतना ही नहीं, ये घिसी हुई जमीन अपने इलाके में इतनी ज्यादा मशहूर है कि जैसे ही तस्वीर रेडिट पर अपलोड की गई, लोग तुरंत पहचान गए कि ये कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में स्थित एंजेलोस पिज्जा की फोटो है। इस जगह का पिज्जा शायद बेहद लजीज माना जाता होगा, या हो सकता है कि रेस्टोरेंट की सर्विस इतनी स्लो है कि लोग काउंटर पर खड़े के खड़े रह जाते हैं। इनमें से कौन सी चीज देखकर आपको सबसे ज्यादा हैरानी हुई? क्या आपने भी ऐसा ही कोई नजारा देखा है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर हमें बताएं। क्या पता हम उसे समय की असीम ताकत दिखाने वाले अपने अगले वीडियो में दिखा दें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।